एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज जिसमें मैं बेयर एक्ट्स की एक्सप्लेनेशंस आपको दूंगी। किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए बेयर एक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मुश्किल उसको समझना है, क्योंकि बेयर एक्ट्स की स्टडीज जो है वो उसकी टर्मिनोलॉजी जो है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो हर किसी को समझ में नहीं आती अनटिल एंड अनलेस आप उसके यूज टू ना हो जाए। तो थोड़ा सा आज एक छोटी सी कोशिश करते हैं आपको उसकी यूज टू करने की। बेयर एक्ट्स जो होते हैं सबसे पहले हैं क्या ये समझते हैं। बेयर एक्ट्स कुछ ऐसे रॉ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपके लॉ के हर एक सेक्शंस की एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। जैसे आपका सीआरपीसी है, आईपीसी है, बीएनएस है, एनीथिंग सेक्शन वाइज उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कौन सा प्रोविजन कौन से सेक्शन में आता है, उसकी क्या पनिशमेंट है, इसका क्या मीनिंग है, इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारी चीजें बेयर एक्ट में दिया गया है इन वेरी रॉ टर्म, जिस भाषा में लिखी गई थी ये चीजें। तो बेयर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लॉ स्टूडेंट के लिए। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज से यूज टू होना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे फैमिली लॉ की। आज हम पहला बेयर एक्ट जो समझने की कोशिश करेंगे वो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के दो पार्ट्स हैं, एक हिंदू लॉ और एक मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ को शुरू करेंगे और हिंदू लॉ के अंदर आपके चार एक्ट्स हैं। सबसे पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके बाद है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये चार एक्ट्स आपको हिंदू लॉ में दिखाई देंगे। अब हिंदू लॉ जो है वो बना था 18 मई 1955 को। ये एक्ट जो है एक ऐसा एक्ट है जो अमेंड करता है और कोडिफाई करता है लॉ ऑफ मैरिजेस। जितने भी हिंदुओं में शादियों से रिलेटेड जो लॉज हैं उन सब को अमेंड करता है और कोडिफाई करता है। मतलब सेक्शन वाइज आपको बताता है कि शादी से रिलेटेड कौन सा लॉ जो है वो कौन से सेक्शन में लिखा गया है। अब इसको पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था इन द 6th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। दैट मीन्स 6th ईयर ऑफ रिपब्लिक में इसको इनेक्ट किया गया था। अब उसके बाद चैप्टर 1, अब हम चैप्टर वाइज इसको शुरू करेंगे पढ़ना। आप बहुत ही ध्यान से इसको सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी के बारे में दिया। प्रिलिमिनरी कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट डेफिनेशंस एटसेट्रा। अब इसमें शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट के बारे में दिया होता है। सेक्शन 1 सेज दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोलते हैं इसको। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज domiciled in the territories to which this act extends who are outside the said territories। ये एक्ट जो है एक्सटेंड करता है पूरी इंडिया में और अप्लाई करता है हर उस हिंदू के ऊपर जो डोमिसाइल्ड है हमारी टेरिटरी में, जिसके ऊपर ये एक्ट एक्सटेंड करता है, और जो हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज और आउटसाइड द सेट टेरिटरीज के। तो बहुत ही सिंपल जस्ट डेफिनेशन है इसका। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पूरी इंडिया में एक्सटेंड करता है जहाँ जहाँ हमारे इंडिया के जो डोमिसाइल्स है, मतलब इंडिया के कुछ लोग जो बाहर भी रह रहे हैं बट डोमिसाइल इंडिया के हैं, उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई करता है। इसमें आप बेयर एक्ट्स में देखेंगे एक जगह लिखा होगा एक्सेप्ट टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट वो रिपील कर दिया गया है क्योंकि 2019 के बाद से JNK इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, तो उसको अब रिपील कर दिया गया है। तो ये वहां पर भी अप्लाई होता है। सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 जो है वो आपकी हिंदू की डेफिनेशन बताता है। अब आपको बहुत जरूरी है जानना कि एक हिंदू क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज A, टू एनी पर्सन दिस एक्ट अप्लाइज टू, ये एक्ट अप्लाई करता है हु इज अ हिंदू बाई रिलीजन, जो धर्म से हिंदू है, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन आते हैं, वैराशिव, लिंगायत और ए फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। ये हर उस इंसान के ऊपर लागू होता है जो कि हिंदू है धर्म से, ठीक है, और ये किसी भी फॉर्म में इंक्लूड करते हैं वैराशिव, लिंगायत या फिर ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज के से बिलोंग करते हैं। बहुत सिंपल है। बी पार्ट क्या कहता है, टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, हर उस इंसान को हिंदू में इंक्लूड किया जाएगा जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है धर्म से, सिख बाई रिलीजन। आई विल रीड इट फॉर यू। टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाई रिलीजन। क्लियर? And then section C, sorry, 2 का clause C, to any other person domiciled in the territory to which this act extend who is not a Muslim। अब ये किसके ऊपर लागू नहीं होता? मुस्लिम्स पे नहीं लागू होता, क्रिश्चियंस पे नहीं लागू होता, पारसीज पे नहीं लागू होता और ज्यूज पे
धर्म के हिसाब से, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act has not been passed. That means ये हर उस इंसान को इंक्लूड नहीं करता है to any other person domiciled in the territory to which this act extends who is not a Muslim, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी और ज्यूज बाय रिलीजन, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ, उसके ऊपर हिंदू लॉ नहीं लागू होगा अनटिल एंड अनलेस कोई कस्टम या यूजेज की वजह से वो इसमें ना इंक्लूड हो। अब कस्टम एंड यूजेज क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं रीति रिवाज जो सदियों से चलते आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये हिंदू नहीं आएंगे। अब इसी को और डिटेल में बताया गया है कि इन लोगों को द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, बच्चा चाहे वो जायज़ हो चाहे वो नाजायज़ हो, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, ये सारे हिंदू कैटेगरी में आएंगे जिसके पेरेंट्स हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन है या सिख है बाय रिलीजन। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। सेकेंड इज एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, हर वो बच्चा जो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू, जिनमें से दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट उसका या तो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, ये सारे ही हिंदू में आएंगे, और हु इज ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ ए ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट्स बिलोंग और बिलोंग्ड, या फिर पेरेंट्स जो हैं वो किसी ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके, तो वो भी हिंदू में ही आएगा, और उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो भी हिंदू धर्म से हुई हो। एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, हर वो इंसान या तो वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है। अब कन्वर्ट और रिकन्वर्ट में क्या फ़र्क है? कन्वर्ट का मतलब पहले वो किसी और धर्म में था, अब उसने हिंदू में कन्वर्ट कर लिया। रिकन्वर्ट का मतलब क्या होता है? पहले वो हिंदू था, उसने सपोज उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कर लिया और दोबारा से ही गॉट कन्वर्टेड इनटू हिंदू, दिस इज कॉल्ड रिकन्वर्जन, तो वो भी हिंदू में ही आएगा। Now, second point is not with the standing any contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe. ये जो लॉज हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे नहीं इंक्लूड होते, शेड्यूल्ड ट्राइब की किसी भी जाति के ऊपर ये हिंदुइज्म का जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड नहीं करता है। And last one is the expression Hindu in any portion of this act shall be constructed as if it include a person who thought, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of provisions contained in this section. ये एक्सप्रेशन जो हिंदू है वो किसी भी पोर्शन में इस एक्ट के सीधा सीधा कहता है, हर उस इंसान के ऊपर इंक्लूड करता है जो हिंदू बाय रिलीजन है, कन्वर्टेड है, और उन सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो ये आपका टोटली हिंदू का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू योर बेयर एक्ट, और आपको ये एज इट इज़ याद करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में हिंदू की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इसकी और सिंप्लीफाइड वर्जन्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट्स पे, यू कैन ऑल्सो यूज डैट, बट अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट यही एक हिंदू की प्रॉपर डेफिनेशन है। तो अगर आप कभी भी कोई पिटीशन तैयार करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको इसी बेयर एक्ट को यूज़ करना होता है अगर आप हिंदुइज्म के ऊपर कोई केस है आपके पास और उस चीज़ को लेके आपको हिंदू की डेफिनेशन को क्लियर करना है, तो यू हैव टू यूज़ दिस ओनली। इसके आगे की सेक्शन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।